बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट हम लोगों ने बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट पढ़ लिया था। इसमें कोई प्रॉब्लम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में नहीं। आगे बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट की एक्सटेंशन है सिमेट्री एंड स्क्यूनेस। सिमेट्री एंड स्क्यूनेस, सिमेट्री एंड स्क्यूनेस है क्या? सिमेट्री एंड स्क्यूनेस का मतलब है कि डाटा में कितनी वेरिएशन आ रही है या डाटा में वेरिएशन नहीं आ रही। याद है हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी मीन की, कि मीन किससे अफेक्ट होता है? एक्सट्रीम वैल्यू से। मीन एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का मतलब होता है डाटा में वेरिएशन। स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है? वेरिएशन इन डाटा। स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है? वेरिएशन इन डाटा। जबकि सिमेट्री में वेरिएशन नहीं होती है। अभी हम देख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस की डायरेक्शन किस तरफ होगी? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिमेट्री। ये जो सिमेट्रिक होता है डाटा, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और ये बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, यानी कि बेल शेप, बेल की तरह एक शक्ल बनती है इसकी। अगर आप डायग्राम के ऊपर गौर करें तो जितना डाटा आपका राइट साइड पे इंक्लाइंड हुआ है, जितना डाटा राइट साइड पे है वो चेक करें सेम के सेम लेफ्ट साइड पे भी वो सेम डाटा चल रहा है। लेफ्ट साइड पे भी सेम है। कह सकता हूं डाटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। डाटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। इसका मतलब मीडियन तो 50% होगा ना। मीडियन क्या होता है? 50% होता है, ठीक है। तो डाटा दोनों तरफ अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो तो चेक करें बेल शेप कर बनी हुई है। क्या बनी हुई है? बेल शेप कर बनी हुई है। और अगर डाटा सिमेट्री है, और डाटा नॉर्मली कब सिमेट्री होता है? जब नॉर्मली डाटा कांस्टेंट हो या डाटा में वेरिएशन ना हो। और अगर डाटा में वेरिएशन नहीं है तो मेन निशानी क्या है? उसका मीन, मीडियन और मॉड तीनों बराबर होंगे। यानी कि अगर मैं डाटा के सेंटर की बात करूं, इस सेंटर में मीन भी यहाँ पर है, मीडियन भी यहाँ पर है और मॉड भी यहाँ पर है। सारे के सारे सेंटर में है इस वक्त। गॉट इट? अगर डाटा सिमेट्री है तो मीन, मीडियन, मॉड तीनों के तीनों इक्वल होंगे और तीनों के तीनों सेंटर में होंगे। अच्छा, और अगर मैं क्वार्टाइल की लैंग्वेज में बात करूं, अगर मैं Q3 में से Q2 माइनस करूं और Q2 में से Q1 माइनस करूं, और अगर वो दोनों इक्वल आ जाएं, इसका मतलब डाटा सिमेट्री है। डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब दोनों तरफ बराबर बराबर डाटा है, राइट और लेफ्ट तरफ। तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक डाटा। तो सिमेट्रिक डाटा की पहली निशानी ये बेल शेप होगा डायग्रामेटिकली। अगर मीन, मीडियन, मॉड तीनों बराबर हैं, इसका मतलब ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। और तीसरा, अगर Q3 माइनस Q2 कर दूं और Q2 माइनस Q1 कर दूं, दोनों के अगर आंसर इक्वल आ जाएं, इसका मतलब डाटा सिमेट्रिक है, यानी कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसा कि हमारा हिस्टोग्राम बनता करता था। अगर हम हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम जैसे कि मैंने बनाया हुआ था, वहां पे मैंने शायद बात की भी थी। अगर हिस्टोग्राम में ये हमारे पास आ गया, अच्छा जी।
ये जो हिस्टोग्राम है, ये हिस्टोग्राम क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब चेक करें, जितना मिडल से कंपेयर करना है। अब जितना डाटा राइट साइड पर है उतना डाटा ही हमारा लेफ्ट साइड पर है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हिस्टोग्राम जो है ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट। चेक करें, अगर मैं इसको कर्व को सारों को मिलाऊं, तो देखें एक बेल शेप बन रही होती है। क्लियर हो गया। सेकंड चलते हैं, स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का मतलब होता है कि डाटा में सिमेट्री नहीं है, डाटा में वेरिएशन आएगी। अब वेरिएशन दो साइड पे आ सकती है, या तो वेरिएशन राइट साइड पे आ सकती है, या तो वेरिएशन लेफ्ट साइड पे आ सकती है। या तो डाटा राइट साइड पे जा सकता है, या तो डाटा लेफ्ट साइड पे जा सकता है। बस समझ आ रही मेरी, क्लियर। अच्छा, अगर इस डायग्राम से बात करते हैं जरा। अब डायग्राम पे देखें डाटा सारा किस तरफ मूव कर रहा है। ये डायग्राम टेक्निकली थोड़ी सी अजीब सी है, और ये एक्स एक्सिस को कट करते नहीं है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाता है। ठीक है, ये ऐसे चलता है, जैसे मैंने रेड वाली बनाई है, ये एक्स को कट नहीं करता, यहाँ से बिल्कुल ऐसे हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब डाटा किस तरफ चल रहा है, राइट साइड पे चल रहा है। शुरू कहाँ से हुआ है, लेफ्ट साइड से शुरू हुआ है, लेकिन राइट साइड पे ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब अगर ये राइट साइड पे ट्रेवल कर रहा है, सारा डाटा का फ्लो किस तरफ है, राइट साइड पे। इसको कहते हैं स्क्यूड राइट। क्या कहते हैं, स्क्यूड राइट। स्क्यूड राइट या पॉजिटिवली स्क्यूड, क्योंकि यहाँ पे तो ओरिजिन होगा ना, यहाँ पे तो ओरिजिन होगा और आगे सारे पॉजिटिव वैल्यूज चल रहे होंगे। क्या ख्याल है, बस समझ आई। अगर डाटा राइट साइड पे जा रहा है, इसको राइट स्क्यूड या पॉजिटिवली स्क्यूड कहते हैं। अब मीन मीडियन मॉड किस डायरेक्शन में होंगे, अगर बताए जहां पे ये हम्प बनेगा, क्योंकि मॉड कैसे आता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से। ये जो मैक्सिमम हाइट पर यहाँ पे कौन होगा, मॉड। मॉड के बाद हमेशा आता है मीडियन, और मीडियन के बाद हमेशा आता है मीन। और अगर यहाँ पे ओरिजिन है, तो बताएं सबसे दूर कौन सा एवरेज है, सबसे दूर कौन है। इसका मतलब कैसे था, मीन सबसे ग्रेटर होगा, मीन सबसे ग्रेटर होगा, मीन सबसे हाई वैल्यू पर होगा। तो कह सकता हूं, अगर पॉजिटिव स्क्यू डाटा है तो मीन ग्रेटर देन मीडियन और मीडियन ग्रेटर देन मॉड होगा, क्योंकि मॉड देखो जीरो के सबसे करीब है। क्या बात समझ आई, सिंपल इज दैट। अगर तो सिमेट्री है तो इक्वालिटी चल रही होगी, अगर तो स्क्यूड राइट है इसका मतलब सारे ग्रेटर होंगे, मीन ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन ग्रेटर देन मॉड होगा। और अगर क्वार्टाइल की लैंग्वेज बात करें तो Q3 Q2 अगर ग्रेटर आ जाए Q2 Q1 से, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। क्या मेरी बात समझ आई, ओके। थर्ड वाला क्या होता है, नेगेटिवली स्क्यूड या स्क्यूड लेफ्ट। अब डायग्राम की ज़ियारत करें, अब डाटा किस तरफ ट्रेवल कर रहा है, लेफ्ट साइड पे देखें ट्रेवल कर रहा है। अगर डाटा लेफ्ट साइड पे ट्रेवल कर रहा है तो चेक करें, ये तो जीरो हो गया। अब सबसे दूर कौन पड़ा हुआ है, मॉड, उसके बाद मीडियन, उसके बाद मीन। नाउ हु इज ग्रेटर वन, हु इज ग्रेटर, मॉड। तो कह सकता हूं मॉड ग्रेटर देन मीडियन और मीडियन ग्रेटर देन मीन, या दूसरे लफ्जों में मीन लेस देन मीडियन और मीडियन लेस देन मॉड होगा। तो नेगेटिवली स्क्यूड या स्क्यूड लेफ्ट में लेस चल रहा होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड स्क्यूड राइट में ग्रेटर चल रहा होगा, और सिमेट्री में इक्वल चल रहा होगा, इन तीनों में। अच्छा, अब एग्जामिनर ना सिमेट्री का कॉन्सेप्ट टेस्ट करेगा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में जाके। कहां पे जाके, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में जाके। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट पे दोबारा आए, एग्जामिनर आपको ये तस्वीर दिखाएगा, ये तस्वीर देख रहे हो, सबज येलो वाली बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट की तस्वीर देख रहे हो। एग्जामिनर आपसे पूछेगा ये जो इसके पीछे जो भी डाटा होगा, ओरिजिनल डाटा क्या है। हालांकि मुझे पता है, मैंने लिखा हुआ है, पर मान लो मुझे नहीं पता, बस ये तस्वीर मेरे सामने है, तस्वीर मेरे सामने है। इस तस्वीर को देखकर मुझे जज करना है क्या डाटा सिमेट्री है,
क्या डाटा में पॉजिटिवली स्क्यूड है या डाटा में नेगेटिवली स्क्यूड है? कैसे पता चला? अब राइट साइड किसको देख रहे हो? हाँ, अगर सिर्फ आपने सिर्फ बॉक्स विस्कर्स को नहीं देखना, अगर आप बॉक्स को देखें और अगर राइट वाला बॉक्स ग्रेटर है, इसका मतलब पॉजिटिव स्क्यूड है, पॉजिटिव स्क्यूड है। क्या है? पॉजिटिव स्क्यूड है, यानी कि स्क्यूड राइटली है। बात समझ आई? यहां से पूछता हूं, हम नया बना लेते हैं मिसाल के तौर पर। ये बॉक्स एंड विस्कर है और मीडियन यहां पर है। अब बॉक्स की कौन सी साइड ग्रेटर है? इसका मतलब कौन सा स्क्यूड होगा? पॉजिटिव स्क्यूड होगा। कोई प्रॉब्लम? ओके, एक और देखते हैं, लेट्स सी अनदर वन। अब कौन ग्रेटर है? तो नेगेटिव स्क्यूड होगा, यानी कि नेगेटिव स्क्यूड में लेफ्ट ग्रेटर होता है और पॉजिटिव स्क्यूड में राइट ग्रेटर होता है। चलें एक और देखते हैं जनाब। बराबर हुआ तकरीबन। कोई मसला नहीं यार, थोड़ी बहुत की खैर है, जिंदगी मौत का फैसला नहीं होगा इस पे, टेंशन ना लें जनाब। यहाँ पे क्या भाई, दोनों बराबर है, तो ये क्या हो गया? सिमेट्री हो गया। ये सिमेट्री होगा। एग्जामिनर यहां से कैलकुलेशन ये करवाएगा, सिंपल। और तस्वीर देगा कि इसमें स्क्यूनेस बताओ क्या है। हाँ जी, एक और एग्जामिनर सवाल पूछेगा। अब वो स्क्यूनेस नहीं पूछेगा, तस्वीरें नहीं पूछेगा, वो आपका बॉक्स एंड विस्कर का डाटा दे देगा और वहां से स्क्यूनेस पूछेगा। एग्जामिनर ने कहा इस तस्वीर को देखे और आपने क्या तय किया था, कौन सी स्क्यूनेस है? पॉजिटिव स्क्यूनेस। अगर पॉजिटिव स्क्यूनेस है तो मैं जब इस ब्लू वाले डाटा का मीन मीडियन मॉड लूंगा तो मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मॉड होगा। बेशक शर्त लगा ले मेरे साथ। ये डायग्राम, ये डायग्राम देखें, ये डायग्राम इस नीले वाले डाटा से बनी है ना। ये नीले वाला डाटा यूज किया और हमने डायग्राम ओरिजिनल बनाई थी, खुद बनाई थी ना। और इस डायग्राम को देखकर आपने क्या कहा, इसमें स्क्यूनेस कौन सी है? ये आपने तस्वीर को देखकर कहा। अगर मैं इसका ओरिजिनल डाटा यूज करूं, ये नीले वाला, तो बेशक शर्त लगा लें मीन ग्रेटर देन मीडियन आएगा और ग्रेटर देन मॉड आएगा। ये ऐसा ही आएगा। आप लोग करते हैं कैलकुलेट? करें, शाबाश करें। और अगर मोड ना भी आए तो मेन मीन और मीडियन को दोनों को कंपेयर करना, क्योंकि मोड समटाइम होता है, समटाइम दो होते हैं, समटाइम कम हो जाता है। तो मेन जो गेम चलेगी वो मीन और मीडियन के बराबर होगी, यानी कि मीन ग्रेटर देन मीडियन होगा। ये पक्की बात है। मीन बताएं क्या आता है? ठहर जा।
यार मीडियन फाइंड ऑलरेडी आप लोगों ने किया हुआ है ना, Q2, तो Q2 तो वही इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। अच्छा, तो बस मुझे ये बताओ मीन क्या आ रहा है इसका। मीन कितना आया 10.53, मीडियन कितना आया 9, बस प्रूव हो गया। उसको नहीं देखना, 5 और 8 दो आ रहे हैं ना, उसको वो गेम से आउट हो गया क्योंकि दो दो आ रहे हैं। मीडियन आ रहा है 9, तो चेक करें मीन ग्रेटर देन मीडियन आ गया। मीन और मीडियन दो कंपैरेटिव वैल्यूज होते हैं तगड़ी, क्योंकि दोनों कैलकुलेशन से आती हैं, ठीक है। तो देखिए हमने कहा था यही आना है, देखिए वही आया। अगली बात, अगली शर्त, शर्त नंबर 2, पक्की बात है, अगर मैं Q3 माइनस Q2 करूं, ये ग्रेटर आएगा Q2 माइनस Q1 से, इसके भी शर्त लग सकती है, ऐसा ही आएगा भाई। Q3 कितना है यहां से फाइंड किया भाई, Q3 16 है, 16 माइनस 9, आंसर इज 7। ये ग्रेटर ही है ना, जो मर्जी कर लें, 9 माइनस, और Q1 कितना है 5, 9 माइनस 5 4, तो चेक करें 7 ग्रेटर देन 5। हमने तो तस्वीर देख के बता दिया था कि ये होने वाला है, जादूगर है ना, मैजिशियंस, हम तो तस्वीर देख के डाटा का हाल बता देते हैं। क्या ख्याल, क्या कह रहे हैं। क्या बात है, पर हम स्टडी में कर लेते होते हैं। अच्छा जी भाई, चैप्टर नंबर 8 पार्ट 1 कंप्लीट, डन, पार्ट 1। हाँ अभी इसका पार्ट 2 आएगा, और पार्ट 1 80% है, पार्ट 2 20% है। हाँ, और पार्ट 2 कल खत्म हो जाएगा हमारा, यानी कि कल हमारा इंशाल्लाह चैप्टर 8 इन ऑल एस्पेक्ट्स कवर हो जाएगा। सही है। हाँ, हाँ। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 मेजर ऑफ डिस्पर्शन, हमने मेजर ऑफ लोकेशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ लिया। ये चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 2 आ गया। ये छोटा सा सफ़ा है, 2 सफ़े हैं इसके, ज़्यादा लेंथी नहीं है। ये डॉक्यूमेंट अभी ख़त्म कर देंगे हम इसको मैक्सिमम, ठीक है, और कल इसको क्लोजअप कर देंगे चैप्टर नंबर 8 को, और फिर हम राइस क्वेश्चन बैंक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इंशाल्लाह याद रहा तो। हाँ तो आप लोगों ने याद ही नहीं करवाया, आप लोग। अच्छा अच्छा, ओके, आज दोबारा भेजें, अभी नहीं भेजना ना, अभी तो अभी मेजर ऑफ डिस्पर्शन पर आ जाए। देखें डिस्पर्शन का मतलब, डिस्पर्शन का वर्ड निकला है डिस्पर्स से, डिस्पर्स मीन फैला हुआ, बिखरा हुआ, स्कैटर्ड, ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अच्छा, मेजर ऑफ डिस्पर्शन का मतलब क्या है, एक छोटी सी डायग्राम से समझते हैं। मान लो एक कंपनी ए है, ओ इसको क्या हो गया, कंपनी ए को, कंपनी ए नहीं पसंद आई कंपनी है, सर हम कंपनी बदल लेते हैं, नाउ इट्स बेटर, छोटी कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, ओके। दो कंपनीज है मेरे पास, एक का नाम है कंपनी ए, कंपनी बी, ठीक है। एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। कंपनी ए का मेन टारगेट यहाँ पे है और कंपनी बी का मेन टारगेट यहाँ पर है, गॉट इट। कंपनी ए के मेन टारगेट जो अचीव हुए वो कुछ इस तरह के हैं, ठीक है, और कंपनी बी ने जो टारगेट अचीव किया है वो ये हैं।
मुझे बताएं इन दोनों में स्कैटर्डनेस किसमें ज्यादा है? मुझे ये बताएं, अब मैं अगर आपसे पूछूं इनमें से कंपनी ए अच्छी है कंपनी बी अच्छी? ए अच्छी है। ये कैसे पता चला? ये कैसे पता चला? इनमें स्कैटर्डनेस कम है। बल्कि आप इसको इस तरह से क्यों नहीं पढ़ते हो, सर एक कंपनी के जितने भी टारगेट हैं सारे मीन के करीब करीब हैं, ये अपने टारगेट के करीब, मीन टारगेट है ना, मीन एवरेज है ना, उनके यार एवरेज सेल इतनी होनी चाहिए, एवरेज सेल इतनी होनी चाहिए। तो देखिए कंपनी ए की एवरेज सेल उसके बराबर करीब करीब है, कंपनी बी का जो एवरेज सेल है क्या उसकी एवरेज सेल उसके करीब करीब है? नहीं, दूर दूर है। इसका मतलब ये हुआ विच कंपनी इज बेटर, अगर मुझे डिसीजन करना हो विच कंपनी इज बेटर, ए और बी? ए, क्योंकि ए अपने मेन ऑब्जेक्टिव के करीब है। तो कह सकता हूं कौन सी कंपनी बेटर होगी, जिसमें डिस्पर्शन ज्यादा होगी या जिसमें डिस्पर्शन कम होगी? हाँ, ए क्यों बेटर है? बिकॉज ए हैज लेस डिस्पर्शन, लेस डिस्पर्शन यानी कि ये अपने मेन टारगेट से ज्यादा हटी नहीं है, डेविएट ज्यादा नहीं हुई, तो दैट्स वाई ए बेटर होगी। तो डिस्पर्शन का मतलब होता है स्कैटर्डनेस, बिखरा हुआ, स्प्रेड। बात समझ लगी मेरी? ओके। और कह सकता हूं लेस डिस्पर्शन मीन, लेस डिस्पर्शन मीन लेस स्क्यूनेस, लेस स्क्यूनेस, इसमें स्क्यूनेस कम है और ए में स्क्यूनेस कम है और बी में स्क्यूनेस ज्यादा है। जिसमें स्क्यूनेस ज्यादा होगी उसमें ज्यादा डिस्पर्शन होगी, यानी कि वो अपने मीन से दूर दूर है। तो ए में डिस्पर्शन लेस है और ए में स्क्यूनेस भी लेस डिस्पर्शन और लेस स्क्यूनेस, कम स्क्यूनेस, दैट्स वाई हमने कहा ए बेटर। और बी में क्या करेंगे? ग्रेटर डिस्पर्शन या ग्रेटर स्क्यूनेस। डन, आगे चलते। डिस्पर्शंस हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक को एब्सोल्यूट डिस्पर्शन कहते हैं, एक को रिलेटिव डिस्पर्शंस कहते हैं। एक एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और एक रिलेटिव डिस्पर्शन। ये जो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन होती है ये एक्चुअल डाटा पर बेस करती है। किसके ऊपर बेस करती है? एक्चुअल डाटा पर। मान ले हमने कैलकुलेशन की 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 18 kg, 50 kg, तो आंसर किस में आएगा हमारा? kg में ही आएगा। अगर kg का एवरेज लें तो क्या आएगा? kg का एवरेज क्या आएगा? kg में ही आएगा ना। और अगर डिस्टेंस ले लूं 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100, 150 किलोमीटर, 70, 80, 50 किलोमीटर, तो उनका जब एवरेज लूंगा तो वो किलोमीटर में निकलेगा। यानी कि एब्सोल्यूट डिस्पर्शन एक्चुअल डाटा पर बेस कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल एक्चुअल डाटा में ही हो जाएगा 2, 5, 10, 15, 20 एटसेट्रा, ये एक्चुअल डाटा है। और अगर डाटा केजी में होगा तो इसका यूनिट आंसर भी क्या आएगा भाई? केजी में आ जाएगा। और अगर किलोमीटर में तो किस में आ जाएगा? लीटर में है तो लीटर में आ जाएगा। क्लियर है? तो कह सकता हूं एब्सोल्यूट डिस्पर्शन एक्चुअल डाटा पर होता है और यहाँ पे यूनिट एग्जिस्ट करता है, यूनिट एग्जिस्ट करता है। क्लियर? और अगर स्टूडेंट हो तो एवरेज भी स्टूडेंट्स में आएगा। रिलेटिव डिस्पर्शन ये एक्चुअल डाटा पर बेस नहीं करता, ये तो परसेंटेज के ऊपर बेस करता है। यानी कि आंसर किस में आएगा? परसेंटेज में। मिसाल के तौर पर 10% आंसर आ जाएगा, 20% आंसर आ जाएगा। मान लो मैंने केजी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया और आंसर परसेंटेज में आया। क्या परसेंटेज में यूनिट आता है? कभी हमने कहा 2% केजी, 2% किलोमीटर, कभी कभी देखा?
परसेंटेज में यूनिट नहीं आता। तो याद रखिएगा रिलेटिव डिस्पर्शन यूनिट लेस होता है, क्योंकि परसेंटेज में यूनिट नहीं आता। परसेंटेज तो इटसेल्फ एक कैलकुलेशन है जो कि सारी के सारी यूनिट्स को परसेंटेज में ले जाती है। बात समझ आई मेरी? तो दो बातें मैंने की। डिस्पर्शन कितनी तरह की, सारे बोलो ना यार। डिस्पर्शन कितनी तरह की, कौन कौन सी? एब्सोल्यूट डिस्पर्शन किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, और इसमें यूनिट आएगा। रिलेटिव डिस्पर्शन और इसमें यूनिट। ये बात तीन मरतबा दिल में रिवाइज करें जरा। आपकी एक अच्छी बात बताऊं, अभी नहीं बताता, थोड़ी देर बाद बताता हूँ, थोड़ी देर बाद। अभी नहीं। ये देखो, वो अभी खुशी आएगी इंशाल्लाह। देखो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन की एग्जांपल्स कौन सी हैं और रिलेटिव डिस्पर्शन की एग्जांपल्स कौन सी हैं। रेंज एब्सोल्यूट डिस्पर्शन है, क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज एब्सोल्यूट डिस्पर्शन है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज एब्सोल्यूट डिस्पर्शन है, वेरिएंस एब्सोल्यूट डिस्पर्शन है। ये एब्सोल्यूट और स्टैंडर्ड डेविएशन भी बीच में आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी एब्सोल्यूट डिस्पर्शन है। बात समझ लगी? ये एब्सोल्यूट डिस्पर्शन की एग्जांपल्स होगी। रिलेटिव डिस्पर्शन की एग्जांपल्स कौन सी हैं? रेंज का जो कोफिशिएंट ऑफ रेंज होगा, ये रिलेटिव डिस्पर्शन की एग्जांपल्स हैं। यानी कि जितने भी एब्सोल्यूट डिस्पर्शन के कोफिशिएंट्स होंगे, जितने भी एब्सोल्यूट डिस्पर्शन के कोफिशिएंट्स होंगे, वो सारे किसकी एग्जांपल्स हैं? रिलेटिव डिस्पर्शन की एग्जांपल्स हैं। यानी कि ये भी रिलेटिव, ये भी कोफिशिएंट है और ये भी कोफिशिएंट है, रिलेटिव डिस्पर्शन। और वेरिएंस एंड डेविएशन का कोफिशिएंट ये है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो कि सबसे कीमती है, ये भी रिलेटिव डिस्पर्शन है। तो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में कौन हुआ? रेंज, क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। 5 एग्जांपल्स हैं एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। अगर 5 एब्सोल्यूट हैं तो 5 ही रिलेटिव होंगे, क्योंकि सारों के कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का मतलब क्या? हमने इनको परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेना। और मजे की बात आपको ये बताता हूँ, मजे की बात आपको बताने लगा, हजम कीजिएगा। वेरिएंस को निकाल दें, मैं आपको रेंज भी करवा चुका हूं और उसका कोफिशिएंट भी करवा चुका हूं। क्वार्टाइल रेंज भी कर चुके, उसका कोफिशिएंट भी कर चुके, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कर चुके और उसका क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ये सब कुछ कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। अब मैं वन बाय वन आपको एग्जांपल से करवाता हूं, फिर आपको रियलाइज होगा सर ये तो हमें पहले ही आते हैं, ये तो हमें पहले आते हैं, सिर्फ फॉर्मूलाज की याद करने की देर थी। नहीं समझ रही? अभी आ जाती है। क्या ये बात समझ लगती है कि भाई एब्सोल्यूट डिस्पर्शन की एग्जांपल्स कौन कौन है? रेंज, बस ठीक है, बस यहां पर रुक जाए। अब हम एक डाटा लेते हैं, उस डाटा से रेंज कैलकुलेट करते हैं और उसका एक कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं। डन हो गया। क्योंकि क्वार्टाइल्स की कैलकुलेशन आएगी, मैं ऑलरेडी डाटा सिमेट्री ले रहा हूँ और डाटा रेंज ले रहा हूँ ताकि टेंशन ना हो। 2, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20, कितने हो गए यार? क्यों 10 हो गए? एक और ले लेते हैं, 22 ले लेते हैं, बस। डन हो गया। अच्छा, अब मैं एक तरफ एब्सोल्यूट डिस्पर्शन फाइंड करूंगा, और एक तरफ रिलेटिव डिस्पर्शन फाइंड करूंगा। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में पहली डिस्पर्शन आती है रेंज। भाई रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। भाई इसमें कोई परेशानी? भाई बता सकते हैं मैक्सिमम कौन है और मिनिमम कौन है? तो 22 माइनस 2 करूं तो रेंज कितना आ गया? मुझे बताएं, यहाँ तक कोई परेशानी किसी को? क्या ये बहुत मुश्किल बात है? क्या आप लोगों ने पहले कैलकुलेशन नहीं सीखी है? वाली सीखी है। अब पहला रेंज कर लिया,
अब रेंज का कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? रेंज फाइंड कर लिया, अब रेंज का कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। सर रेंज का कोफिशिएंट क्या होता है? आए जरा, रेंज का कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम, परसेंटेज में जाने के लिए इनटू 100 कर देंगे। ये कोफिशिएंट है, बताएं कोई मुश्किल है? भाई ये मिनिमम होता है ना, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, इसी को डिवाइड कर दूं प्लस में तो यही कोफिशिएंट बन जाएगा मेरे पास। क्या मुश्किल है? क्या करें जरा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर्मूला याद होता है हमें? भाई मैक्सिमम माइनस मिनिमम तो रेंज है ना, उसी को डिवाइड कर दो प्लस में, वो कोफिशिएंट बन गया मल्टीप्लाई बाय 100 करके। कोई परेशानी? नो परेशानी, कोई मसला? नो मसला। चले सर आए, फॉर्मूला क्या? मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम इनटू 100 इनटू 100। भाई ऊपर क्या आ जाएगा? 22 माइनस 2, नीचे 22 प्लस 2 इनटू 100। आंसर इज 50.33%, 83.33%। अब चेक करो आंसर परसेंटेज में आया तो ये रिलेटिव डिस्पर्शन बन गया। क्लियर? और अगर हम इन सारों के साथ 2 kg 2 kg 5 kg 7 kg लिखता तो यहाँ पे आंसर एवरेज 20 kg आता। अगर यहाँ पे यूनिट मेरा होता, अगर यूनिट मेरा यहाँ पे kg होता तो ये 20 ना होता, ये क्या होता? ये 20 kg होता। जहाँ पे यूनिट आ गया चेक करें, जबकि रियलिटी में तो परसेंटेज आई, यहाँ पे यूनिट नहीं आया। अब बताएं बात समझ आई कि नहीं आई? एनी मसला टू एनीवन? नो मसला। सेकंड चलें, सेकंड वाला। भाई ये खत्म हो चुका है। इधर आए इधर आए इधर आए इधर आए। भाई ये रेंज और सब कुछ हम लोगों ने कैलकुलेट किया। जरा क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला देखें। क्या आप लोगों से Q3 में से Q1 माइनस नहीं होगा? क्या उसके लिए हमें कोई स्पेशल क्लास लेनी पड़ेगी? भाई अगर भी आपके पास ये डाटा है, क्या यहाँ से Q3 आ सकता है? क्या Q1 आ सकता है? क्या वो दोनों माइनस हो सकते हैं? सर Q3 में से Q1 माइनस कर लें, उसी को तो ही क्वार्टाइल रेंज या इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। हाँ, और उसका कोफिशिएंट चाहिए। अल्लाह अकबर, इतना आसान, माइनस और नीचे आ जाएगा प्लस, जिस तरह से हमने रेंज का कोफिशिएंट किया था। इसलिए मैं कह रहा था मुझे पता है कि आगे चीजें कितनी आसान है। डन। आगे आगे रुके भाई। अब सेमी रह गया। सेमी का मतलब तो हाफ होता है ना? Q3 माइनस Q को आधा कर दो, ये देखें आधा कर दिया तो देखो सेमी इंटर क्वार्टर रेंज बन गया। और अब उसका कोफिशिएंट रह गया। सर ये तो ऊपर वाला ही है। हाँ सेमी हो गया ना। सेमी का मतलब होता है हाफ करना है, जैसा सर्कल का हाफ, सर्कल 2πr। ओ नहीं ओए भाई, क्वाड इसका आधा करना है ना। ओए इस Q3 माइनस Q2, Q3 माइनस Q1 का आधा करना है ना, तो इसको 2 से डिवाइड करूंगा। और भाई सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का दूसरा नाम क्या होता है? क्वार्टाइल डेविएशन। इसका मतलब हमने एक बात सीखी कि कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल रेंज और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम होते हैं। और एक और बात बताता हूं भाई, क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला याद रखने के लिए भाई गौर से लफ्जों के ऊपर गौर करें। ये जो रेंज है ये किसकी है? क्वार्टाइल की। और रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, है ना? क्वार्टाइल में मैक्सिमम 3 होता है, मिनिमम 1 होता है। और आधा करना है सर, 2 से डिवाइड करेंगे तो सेमी आधा हो जाएगा। डन। अब आप लोगों ने करना है क्या?
ये जो ब्लैक वाला डाटा नजर आ रहा है रॉ डाटा, सर इसका आप मुझे क्वार्टाइल डेविएशन, सेमी क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ अ क्वार्टाइल डेविएशन, ये 3 चीजें कैलकुलेट करके लाके देंगे। डन। अल्लाह हाफिज, भाग जाए। तस्वीरें